फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिएक्शन बिल्कुल डिसबिलीफ था, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल सुबह सुबह हुआ था। मैं कैम्ब्रिज पे थी जब रिजल्ट्स आया था। तो सुबह उठ के मैंने जब पीडीएफ देखा तो मुझे लगा कि मैं स्टिल ड्रीम में ही हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा सोचा था कि अगर मेरे पास ज़्यादा टैलेंट नहीं है तो मैं उसको कॉम्पेंसेट कर दूंगी थ्रू हार्ड वर्क। एक्चुअली मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस के नोट्स थे, क्योंकि मुझे एजेंसीज थोड़े याद नहीं रहते थे। मेरा एक्चुअली GS3 के अलावा बाकी सब में 120 आए हैं, GS1, GS2 और GS4 में। और ये तो मैम वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं आई थिंक। वहाँ पे जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में इतने अच्छे शायद आंसर्स ना लिखे हो, क्योंकि मुझे थोड़ा लेंदी लगा था वो पेपर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो हमारे साथ हैं प्रणीता दास मैम, जिनका 42 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा मैम लंदन से एमफिल भी कर रहे थे और मैम का ये 3rd अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। और मैम बी प्लान भी कंसीडर करके चल रहे थे और इतनी अच्छी रैंक लेकर आए हैं 42। और फर्स्ट 2 अटैम्प्ट में मैम प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं करे थे। तो आज हम मैम से उनकी जर्नी जानेंगे, क्या स्ट्रेटजी जानेंगे, साथ ही साथ उन्होंने ओवरऑल प्रिपरेशन कैसे करी है, क्योंकि मैम वो बता रहे थे अभी कि वो फ़ॉरेन जाते थे और फिर यहाँ पे आते थे। तो इस तरीके से काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं मैम को और एग्ज़ाम वगैरह भी इतने अच्छे रैंक लेकर आए हैं। सो मैम से डिस्कस करेंगे। चलिए आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैं बिलोंग करती हूँ उड़ीसा से। तो उड़ीसा से मेरी स्कूलिंग पूरी रही है 12th तक। उसके बाद क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में था, तो इसीलिए मैंने बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज कैलकाटा। उसके बाद मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करने के लिए जी। तो ऑल्दो उस टाइम पे मैं कंसिडर कर रही थी सिविल सर्विसेज का, पर मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स का नॉलेज मुझे थोड़ा एनरिच करना चाहिए, तो इसीलिए आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी, मैं गई। जब वो मेरा मास्टर्स ख़त्म हुआ तब यहाँ पे कोविड स्टार्ट हो गया था। तो मुझे लगा इस टाइम पे मैं बैठ के थोड़ा सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ। अभी 2022 में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गई हूँ। वहाँ पे मैं एमफिल इन इकोनॉमिक रिसर्च परस्यू कर रही हूँ। तो एग्ज़ाम्स वहाँ पे ख़त्म हो गए, बस डिसर्टेशन मेरा बाकी है। और उसी दौरान मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 का अटेम्प्ट दिया था। राइट मैम, आपके फर्स्ट 2 अटैम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ और फाइनली आपके इतने अच्छे रैंक के साथ आपको आईएएस मिलेगा, तो अभी आपका क्या रिएक्शन था और फैमिली वालों का? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिएक्शन बिल्कुल डिसबिलीफ था, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल सुबह सुबह हुआ था। मैं कैम्ब्रिज पे थी जब रिजल्ट्स आया था। तो सुबह उठ के मैंने जब पीडीएफ देखा तो मुझे लगा कि मैं स्टिल ड्रीम में ही हूँ। मैंने जब अपना नाम देखा तो मैंने तो पहले 10 बार चेक किया रोल नंबर वगैरह, पर जब सारे यहाँ से कॉल आने लगे, फैमिली को बताया, जब उनकी खुशी देखी तो लगा कि जो भी मेहनत मैंने किया था इट वाज ऑल वर्थ इट इन द एंड। राइट मैम, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। जनरली मैम मैंने देखा है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं फिर जो अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं उनको अपने कैरियर को लेकर काफ़ी टेंशन्स में रहते हैं, जिनका मैं इंटरव्यू किया हूँ अभी तक। और हालांकि काफ़ी अच्छे फैमिली से सब स्टूडेंट्स मिलते हैं और उनके पास बी ऑप्शन या फिर अगर कोई ब्लिंक आता है, जैसे कि कोरोना आया, तो कुछ स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ तैयारी ही करनी होती है वो सोचते हैं यार कोरोना आ गया, अब तो हमें ये रिसोर्सेज नहीं मिला, इसके चलते मेरा ये साल ख़राब हो गया। और आप वहाँ से एमफिल कर रहे थे तो अब आपने सोचा कि यूपीएससी ही कर लेते हैं, इस बीच में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मैम ये सब कैसे मतलब डेवलप होता है? ये सब चीज़ें बचपन से आती हैं या फिर सिनेरियो से आती है, कैसे होता है मैम? मेरा एक्चुअली जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। मैं जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ वो एक्चुअली एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। तो मैंने क्लास 5 की स्कूलिंग भी वहाँ से की थी। तो वहाँ पे मैंने जब बहुत इनइक्वालिटी देखी थी और जब मैं भुवनेश्वर आई थी तो वो एक गैप देखा था मैंने सोशल डेवलपमेंट में। तो वहाँ से मोटिवेशन थी कि मैं सिविल सर्विसेज करूँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देता है कि आप मिलियंस ऑफ लाइफ्स को टच कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मेरा मोटिवेशन बहुत था। जब दूसरी बार प्रीलिम्स नहीं हुआ तब मैंने सोचा कि हाँ, प्लान बी ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जब आप डेवस्टेट हो चुके होते हो तो लगता है कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं है, ये शायद बहुत बहुत टैलेंटेड लोग ही क्लियर करते हैं। फिर मैंने प्लान बी का सोचा और तब भी मैंने अप्लाई किया था।
क्योंकि मुझे रिसर्च में भी इंटरेस्ट था। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है, जो आई थिंक ज़्यादातर एस्पिरेंट्स वैसे ही सोचते हैं। मैं बोलूँगी कि आप हमेशा सोचिए कि इट्स वेरी गुड आप अगर एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं कोई भी रीज़न से, तो आप सोचिए कि कोई और वे में मैं कैसे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो मेरा वही मोटिवेशन था कि एकेडेमिया में जाऊँ और पॉलिसी मेकिंग में फिर भी मैं इन्वॉल्व रहूँ। राइट, ओके मैम, अभी जैसे आपने बताया कि मुझे लगता था कि ब्रिलियंट स्टूडेंट यूपीएससी क्लियर करते हैं, बट हमें जनरली इंडियन यूथ को ये भी लगता है कि जो फॉरेन में पढ़ने लग जाते हैं वो काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं, और हर किसी का कहीं ना कहीं सपना भी होता है कि फ़ॉरेन में जाके वो कोई ना कोई डिग्री लें, क्योंकि हमारे जितने भी बड़े लीडर हुए या फिर जितने भी हमारे इंडिया में एक अच्छे बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी कभी कोई ना कोई डिग्री फ़ॉरेन से करी है, अगर हम मैक्सिमम लोगों का देखें तो। मैम इसके हाल बताइए। मतलब मैं ज़रूर लाइक अबव एवरेज स्टूडेंट थी, पर ऐसे टॉपर तो मैं भी नहीं थी। वो तो लक ने ऐसा फेवर किया कि मुझे वहाँ पे एडमिशन मिल गई थी। पर ये भी मैं बोलूँगी कि अगर जैसे बहुत टाइम्स पे मुझे लगता था कि मैं शायद इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा सोचा था कि अगर मेरे पास ज़्यादा टैलेंट नहीं है तो मैं उसको कॉम्पेंसेट कर दूँगी थ्रू हार्ड वर्क। एक्चुअली मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस के नोट्स थे, क्योंकि मुझे एजेंसीज थोड़े याद नहीं रहते थे, तो सारी चीज़ों का मैंने बना लिया था नोट्स कि अगर एससीओ पे नोट्स बना रही हूँ तो कब फॉर्म हुआ था, उसका मोटिव क्या है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो सारे इंटरनेशनल रिलेशंस की इंटरनेशनल एजेंसीज़ के मैंने ऐसे नोट्स बना लिए थे, और थोड़े बहुत करंट अफेयर्स भी घुसा दिए थे जो भी मुझे मिला था। जैसे ये न्यूज़ में था बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो उसका एक छोटा सा ऐसे स्निपेट बना दिया था। तो ये रहा था मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस का। फिर अगर आप ये देख लें तो ये मेरा ज्योग्राफी का नोट्स, अब मुझे ज्योग्राफी आती नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि मैप्स बना लूँ। और ये जैसे ड्रेनेज है तो इसमें रिवर सिस्टम्स सारे बना दिए थे मैंने। इसमें पेनिनसुलर रिवर्स था, इसमें सारे हिमालयन रेंजेस, तो इसको मैं सुबह उठ के हर दिन देख लेती थी ताकि वो दिमाग में बिल्कुल घुस जाए और मैं प्रीलिम्स में क्वेश्चंस सॉल्व कर पाऊँ। ये तो आप क्या नहीं देखेंगे, दिस इज़ ऑल मेसी। अभी सारा बुक्स एक साथ ही डाल दिया था। ये मेरे कुछ नोट मेकिंग थे जो मैं बिल्कुल 1 घंटा पहले मेंस के 1 घंटा पहले पढ़ती थी। जैसे आप देख सकते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नोट्स ओवरऑल एक बना दिया था कि अर्थक्वेक्स को कैसे हम डील करेंगे, उनका मेजर्स क्या है डील करने का, अर्थक्वेक का इम्पैक्ट क्या होता है। वैसे ही मैंने कर लिया था फॉर फ्लैश फ्लड्स, फॉर ड्रॉट। ये है मेरा इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स, तो उसमें भी हर चीज़, अगर नक्सलिज्म क्वेश्चन नक्सलिज्म के ऊपर में कुछ लिख रही हूँ तो उसका मैप बना दिया। और वैसे ही कुछ चीज़ें ही थे। टेररिज्म पे अच्छे कीवर्ड्स ढूंढ लिए थे। तो वैसे ही ओवरऑल ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। अगर ज़्यादा टैलेंटेड लोग 9 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मैं 1 घंटा या 2 घंटा उनसे ज़्यादा पढ़ लूँ ताकि मैं भी उनके लेवल पे आ जाऊँ। तो वैसे ही मैंने अपना पूरा प्रिपरेशन किया था। ओके मैम, सो मैम जब आपका स्टार्ट हुआ था प्रिपरेशन, तो कैसे आप एक डिफरेंट बैकग्राउंड, इकोनॉमिक्स देखा जाए तो थोड़ा सा आपका अलग ही एमफिल चल रहा था, फिर आप सिविल सर्विसेज में आए तो समझ नहीं आता है कि कैसे करना है, और आपने बताया कि फर्स्ट 2 अटैम्प्ट अपने सेल्फ स्टडी से ही करे थे। हाँ, तो ऐसा हुआ था कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट्स मैंने दिए थे वहाँ पे मैंने
फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैं बिल्कुल वहाँ से आके ही दे दी थी, तो मैं उसको काउंट भी ज़्यादा नहीं करती, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट बिल्कुल अच्छे एफर्ट्स डाले थे, बहुत मेहनत किया था। पर क्या होता था कि वो एफर्ट्स तो जो था वो रॉन्ग डायरेक्शंस में चैनलाइज हो रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा बुक्स पढ़ लेती थी, बहुत ही ज़्यादा सोर्सेस ऑफ करंट अफेयर्स फॉलो करती थी। ये मैंने रेक्टिफाई किया इन माय थर्ड अटेम्प्ट कि हर सब्जेक्ट का एक ही बुक रखूं और बिल्कुल रिवीजन पे फोकस करूं कि उनको एटलीस्ट 8-9 बार पढ़ लूं। और बिल्कुल 4 या 5 महीने बिफोर प्रीलिम्स मैंने 80% ऑफ द टाइम स्टैटिक सब्जेक्ट्स को दिया और 20% मैं न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स को देती थी, क्योंकि जब मैं एनालाइज की पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो मैंने देखा कि आपका 30 to 35 क्वेश्चंस उसी से ही सॉल्व हो जाते हैं स्टैटिक पोर्शन से। बाकी के जो क्वेश्चंस जो आपको लेके जाएंगे मेंस तक, वो आप करंट अफेयर्स की नॉलेज या कुछ इंटेलिजेंट गेसिंग या आपको दुनिया के बारे में जो भी पता है उसी का नॉलेज आपको लगाना है वहाँ पे। आई थिंक जब आपने बताया कि आप हर बुक पढ़ लेते थे, जैसे कि लक्ष्मीकांत और डी वासु, अगर उसमें ऑलमोस्ट देखा जाए तो लगेगा कि सब कुछ सेम ही है, बट कुछ लगेगा कि शायद एक क्वेश्चन के ये किससे ना आ जाए, इसके चलते आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ती थी, तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती होगी। हाँ जी भाई, कि इतना इन्फॉर्मेशन लोडेड है कि एग्ज़ाम में आपका फोकस ही नहीं रह रहा है। एग्ज़ाम में आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन है कि वही आपके दिमाग में चल रहा है, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो। राइट। तो वो मेरे साथ हुआ था। जैसे मोबाइल का एक स्पेस होता है, अगर हम एकदम फुल कर देते तो हैंग करने लग जाता है, तो ऐसी हमारी ह्यूमन मेमोरी है कि अगर हम ज़्यादा। ओके मैम, सो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई थी जो आपने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में दी, और कितने क्वेश्चन ट्रेन करके आते थे आप? ज़्यादातर वही सिमिलर ही रहा तीनों अटेम्प्ट में कि मैं 85 से 88 के बीच में ही सॉल्व करती थी। मेरा एक्यूरेसी इतना हाई नहीं था, तो मुझे लगा था कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करूँगी। बट क्या हुआ था कि सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने यही स्ट्रेटजी सोच के गई थी मैं कि 85 से 88 ही करूँगी। तो ऑल्दो मुझे बहुत टाइम्स पे लगा कि रुक जाना चाहिए, पर मैं रुकी नहीं, क्योंकि दिमाग में ऑलरेडी था कि इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। तो वो सब आप दिमाग में ना लेके जाए एग्जाम्स में। एग्जाम्स की डिफ़िकल्टी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके, सो जैसे एग्ज़ाम आने वाला होता है प्रीलिम्स का, तो जनरली लोग प्रीलिम्स एंड मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करते हैं, बट एग्ज़ाम आते ही वो क्या है कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो आप भी ऐसा करते थे? हाँ जी, क्योंकि मैंने 4 months बिफोर प्रीलिम्स पूरा प्रीलिम्स को ही डेडिकेट किया था। यूजुअली टॉपर्स बोलते हैं कि 3 months, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स में ही अटक रहे तो ज़्यादा मंथ्स दे दीजिए टू प्रीलिम्स। पर उसमें ऐसा कीजिए कि बहुत टाइम्स आप बहुत सारे बुक्स ना पढ़ के इतना रिवाइज कीजिए, वो बेसिक बुक्स वही आपको कट ऑफ क्लियर करवाएंगे, और फिर उन्हीं को जाके टेस्ट सीरीज़ में इम्प्लीमेंट कीजिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उनको आप टेस्ट सीरीज़ में वो आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं टू मार्क द करेक्ट आंसर। तो वही मैं देखती थी कि पढ़ती थी, और फिर करंट अफेयर्स 20% ऑफ द टाइम में फॉलो करती थी, और फिर टेस्ट सीरीज एवरी 3-4 डेज में एक ज़रूर देती थी। राइट मैम, जो सीसेट है तो उसके लिए आपने क्या सोर्स रेफर्स करे थे या फिर कैसे प्रिपेयर किया था? एक्चुअली सीसैट के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस ही मैंने किए थे। लास्ट 10 साल के पास्ट ईयर क्वेश्चंस मैंने पूरा कर लिया था सॉल्व, तो मेरे लिए वो चैलेंजिंग नहीं था। पर इस साल का सीसैट थोड़ा ट्रिकी आया है, तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि अभी आपको कोई अच्छा बुक उठा के पढ़ना चाहिए। एक एक टॉपिक आप कवर कीजिए। ऐसा कर सकते हैं कि एवरी संडे आप एक दो टॉपिक कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। एक टॉपिक उठा के अगर एवरी संडे करेंगे तो एंड तक आई थिंक आपका एक मैथ्स पे ग्रिप अच्छा रह जाएगा। ओके, हम मैम मेंस की बात करने से पहले जानना चाहेंगे, आप जो लंदन में एमफिल कर रहे थे तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और पर्सनली जैसे हम यहाँ से अपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होते हैं या फिर पीजी कर रहे होते हैं, क्या डिफरेंस रहता है वहाँ पर? मेन जो डिफरेंस होता है इज़ इन द मोड ऑफ एग्जामिनेशन। जो यहाँ पे हम पेपर में आंसर्स लिख के ही आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, आंसर्स लिखते हैं। वहाँ पे हमारा जो एग्जामिनेशन है
वो वेरिड वेज में होता है कि आप कोई प्रेजेंटेशन दे दिए, या आप कोई प्रोजेक्ट लिख के दे रहे, या आपको जो भी सुपरवाइज़र को जाके, जो भी थीसिस जिनके अंडर आप कर रहे हैं उनको जाके आप कुछ प्रेजेंटेशन कर रहे, तो और कुछ लिखे हुए एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो वो मेन डिफरेंस था। और उसके बाद क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में आपको इतनी डाइवर्सिटी मिल जाती है, इतने सारे नेशनलिटीज़ से लोग आते हैं, तो उनके ओपिनियंस भी चीज़ों के बारे में बहुत डाइवर्सिफाइड रहता है। तो वो एक आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग दे देता है ऑफ वॉट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड यू। जैसे जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, मैं जिस टाइम पे थी, और ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स होता था, तो बहुत सारे नेशनलिटीज़ का बहुत सारे ओपिनियंस था, तो मुझे एक हमेशा बैलेंस्ड व्यूज़ मिल जाते थे। ओके, सो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपका वहाँ पढ़ने से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, या फिर आपकी एग्ज़ाम क्लियर करने में भी हेल्प किया आई थिंक? हाँ जी, जैसे इंटरव्यू में तो वो बहुत हेल्प किया था कि मैं हर चीज़ बैलेंस्ड वे में ही एनालाइज कर पाती थी। और ऐसा था कि वहाँ पे आपको बताया जाता है हमेशा दैट आपको खाली पढ़ना नहीं है, आप वो चीज़ को इतना अच्छे से समझ सको कि कोई आपको पूछे तो आप बता दो, ऐसा नहीं कि मैं रटे हुए चीज़ें जाके बोलूँ। तो वो मुझे हेल्प की थी कि जब वो मुझे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे थे पैनल मेंबर्स कि आप एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रणिता इंडेक्स बनाइए जो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट को केटर करे, तो ऐसे सब एनालिटिकल क्वेश्चंस जब पूछ रहे थे मैं वहाँ पे ही एनालाइज करके आंसर्स दे पाती थी। ओके, सो इंटरव्यू के बारे में आपने बताई है, तो मैम मार्क्स वगैरह क्या मिला है आपको? मुझे इंटरव्यू में 180 मार्क्स मिले हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी उससे, हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि जिस बोर्ड में मैं थी 180 इज़ कंसिडर्ड टू बी हाई। हाँ जी। ओके, सो नाम नहीं लेना है यहाँ पे, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, सो मैम मेंस के बारे में बताइए, मेंस का क्या रहता था? कि उनकी आपकी जो इतनी अच्छी रैंक आई है तो डेफिनेटली आपके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स रहे होंगे। हाँ जी, मेंस में मैंने ये किया था कि जो भी आंसर्स मैं लिख रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ लाइक कीवर्ड्स, पॉइंटर्स दो, ये तो सब बोलते हैं पर वो एक्चुअली में हेल्प भी करता है। जैसे अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं ऑन टेम्पल आर्किटेक्चर, तो उसका एक सुंदर सा डायग्राम बना दीजिए साइड में। अगर आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भले ही आपको बहुत सारी चीज़ें ना पता हो, लेकिन मैप में कुछ ना कुछ लोकेट तो ज़रूर करके आइए। जैसे क्वेश्चन एक था ऑन इस्थमस एंड स्ट्रेट्स मेरे टाइम के मेंस में, तो मुझे 2-3 ही आते थे, लेकिन मैंने वर्ल्ड मैप बना के ज़रूर उनको लोकेट कर दिया था। जैसे आपका GS 3 में इकोनॉमिक सर्वे और बजट से कुछ डेटा पॉइंट्स आपने उठा लिए, एथिक्स में कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स, कुछ अच्छे कोट्स, वो सब आई थिंक ज़रूरी होता है। GS 2 में अच्छे कमिटी रिपोर्ट्स, सेकंड ARC आप अगर मेंशन कर रहे हैं, कोई अच्छे जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स, तो वो मुझे लगता है कि वैल्यू एडिशन ही मेंस में ज़्यादा मार्क्स दिलाते हैं। राइट, सो मैम मेंस के टाइम का जो गैप मिलता है एटलीस्ट 3 मंथ का जो रहता है, उसको आपने कैसे यूटिलाइज़ किया था? या फिर जो उस टाइम प्रेशर होता है कि अभी है मेंस निकल जाएगा और फिर इंटरव्यू तो निकाल ही देंगे, IAS बन जाएंगे, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, साथ ही साथ टाइम भी कम बचा होता है कि इतने टाइम में हमें फिर से सारा सिलेबस को गो थ्रू होना है, और जो चीज़ें हमने शायद नहीं पढ़ी पहले उनको भी कवर करना है, या फिर कुछ नया मटेरियल आ जाता है, जैसे कि मे बी करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जी मैम। मैंने एक्चुअली इतने सारे नहीं किए थे, एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया और उसी को रिलीजियसली फॉलो किया कि उसी स्टिपुलेटेड टाइम पे मैं जा रही हूँ और टेस्ट लिख के घर आ रही हूँ, और उन्हीं टेस्ट्स को एनालाइज करती थी। जो मेंटोर्स वहाँ पे फीडबैक देते थे उन्हीं को नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्लीमेंट करती थी। तो इतने सारे सोर्सेज जो आप बोल रहे हैं मैंने तो नहीं किया था, पर एक चीज़ किया था कि जैसे प्रीलिम्स और मेंस का जो गैप है उसमें आप ये कर सकते हैं कि ऑप्शनल पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़रूर स्प्रेड आउट कीजिए अपना रिस्क, लेकिन ऑप्शनल एक बहुत ही अच्छा वे है टू स्कोर रियली गुड मार्क्स। तो ऑप्शनल पे आप फोकस कीजिए, और GS में आपने पढ़ा हुआ होता है प्रीलिम्स के लिए, जस्ट कि आप
कितना अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर से उठा पा रहे हैं, उनको आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो वही आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो मीन्स में आपको किस पोर्शन में ज़्यादा मार्क्स आए या फिर स्ट्रॉन्ग क्या रहा? मेरा एक्चुअली GS3 के अलावा बाकी सब में 120 आए हैं, GS1, GS2 और GS4 में। और ये तो मैम वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं, आई थिंक मे बी शायद ही किसी टॉपर के 120 प्लस तीनों में आए होंगे। हाँ जी, पर मेरा GS3 इतना अच्छा नहीं गया। तो ये अभी हम GS3 की बात करना चाह रहे थे, क्योंकि आपके उसमें कम मार्क्स आए हैं, तो इकोनॉमी रहता है, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, जबकि मैम प्रीलिम्स में भी इन्वायरमेंट और डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं और वेटेज भी अच्छा रह रहा है, तो फिर मैम इसमें कैसे कम रह गया? और इकोनॉमिक्स तो आपका ऑप्शनल भी है। हाँ वही वो तो पता नहीं, पर एवरेज मार्किंग ही GS3 को भी अच्छी चेक नहीं हुई है, कम मार्क्स आए है। हैं। पर शायद ऐसा भी हुआ था कि मैंने शायद वहाँ पे जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में इतने अच्छे शायद आंसर्स ना लिखे हो, क्योंकि मुझे थोड़ा लेंदी लगा था वो पेपर। ओके। तो लास्ट तक आते आते मुझे ऐसा था कि 15 मिनट में 2 क्वेश्चंस लिखने हैं, वो भी 20 मार्क्स वाले। ओके, तो शायद टाइम कम पड़ गया। टाइम मैनेजमेंट मैं वहाँ पे इतनी अच्छे से नहीं कर पाई थी। ओके, ये और मैम ऑप्शनल जो इकोनॉमिक्स उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जी, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पहले तो बहुत लोगों ने डरा दिया था कि हाँ। इसमें ये स्कोरिंग नहीं है, Right. तो कुछ और ही ले ले, सोशियोलॉजी और Anthropology IR। या फिर लिटरेचर। पर क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन किया था, मुझे लगा कि अब मुझे शायद पूरी एक सब्जेक्ट पढ़ने से बेटर है कि मैं जो भी अपना नॉलेज है उन्हीं पे ही बिल्डअप करूँ, राइट। क्योंकि आपका एसेंशियली वही सिलेबस है जो आपको बैचलर्स में पढ़ाया जाता है, थोड़ा में भी आपको एडवांस हाँ। पढ़ना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स में मैंने वही किया था। जो फर्स्ट पेपर है वो बहुत फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स आपको टेस्ट करता है, तो जो भी बेसिक मॉडल्स है, जो भी बेसिक सोर्सेस है, वही मैंने फॉलो किए थे जो टॉपर्स यूजुअली करते हैं। इसमें यश जालूका सर का एक बुक लिस्ट था, वही मैंने फॉलो किया था। और पेपर 2 में मैं बोलूँगी कि आप जितने भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जैसे कि हर आंसर में मैंने कोई इकोनॉमिस्ट का पर्सपेक्टिव डाल दिया था, हर आंसर में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक सर्वे या बजट का डेटा, थोड़े इकोनॉमिक्स कीवर्ड्स वहाँ पे यूज़ कीजिए। GS आंसर की तरह ना लिख के वहाँ पे इकोनॉमिक्स का कीवर्ड्स ही इम्पॉर्टेंट होता है। राइट मैम। सो मैम जैसे रिवीजन की बात करें, तो रिवीजन किस तरीके से करते थे आप? पूरा पढ़ने के बाद सिलेबस एक बार ख़त्म हो गया फिर से करते हैं, या मंथली या फिर वीकली, कैसे? रिवीजन तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता था, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना है। पर मैं बोलूँगी एक बार पढ़ने के बाद तो कुछ समझ में आता है, ऐसे भी नहीं है। आप जब सेकंड टाइम पढ़ते हो तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर होता है, जब थर्ड टाइम पढ़ते हो तो फिर भी आपको लगता है कि इतनी सारी चीज़ें कैसे छूट गई थी। तो पूरा एग्ज़ाम तो हम रिवाइज़ ही करते रहते हैं, पूरा साल तो हम रिवाइज़ ही करते रहते हैं। पर ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना दीजिए, कुछ डायग्राम्स याद कर लीजिए। जैसे मैं पूरी ज्योग्राफी का रिवीजन तो मैंने यूट्यूब वीडियो से ही किया था, क्योंकि मेरे से ज्योग्राफी वो मैराथन टाइप वीडियोस देख के क्या? हाँ जी। क्योंकि मैं देखा हूँ यूट्यूब पे जितने मैराथन टाइप वीडियोस होते हैं उनमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हाँ हैं, जी। तो आई थिंक हर कोई रिवीजन के लिए पर्पस से यूज़ करता है उनको। ज्योग्राफी तो मैंने वैसे ही किया था। हिस्ट्री के लिए जैसे मेरा थर्ड अटेम्प्ट था तो मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने हिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने फिगर आउट किया था प्रीलिम्स में आते, तो उनके बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बना दिए थे डेट वाइज। या स्पेक्ट्रम में जो अपेंडिक्स है वो मैंने रिवीजन के लिए यूज़ किया था। अब जब करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आती है तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ किया था कि अगेन जो कंटेंट का पेज है, जब मैं पढ़ती थी तो कंटेंट के पेज में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स लिख देती थी जो भी टॉपिक्स के, तो जब मैं रिवाइज करती थी तो मैं कीवर्ड से समझ जाती थी कि यही हुआ है। तो ओके। अच्छा मैम, जनरली यूट्यूब और गूगल की हर कोई हेल्प ले रहा है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो, तो मैम किस तरीके से हेल्प लेते थे आप? कि कभी कोई टॉपिक समझ नहीं आता तुरंत उसका टॉपिक सर्च करो यूट्यूब पे, जैसे जनरली हम सेल्फ स्टडी करते हैं फिर पढ़ते हैं, या फिर ऐसा नहीं होता कि हर टाइम हमें क्लास जो हमने कोचिंग की है उसका याद रहे, तो इनका तो डेफिनेटली हेल्प लेते होंगे। हाँ जी, मैं तो बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ की हूँ यूट्यूब हो, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा आप नहीं पढ़ पाते हो वही सेम बुक से,
तो मसल मेमोरी में हम ज़्यादातर जो चीज़ें देखते हैं वही याद कर पाते हैं। तो जैसे आर्ट एंड कल्चर में मैंने बहुत वीडियोज़ ही देख लिए थे कि ये डांस ऐसे होता है, ये म्यूज़िक ऐसे होता है, तो काइंड ऑफ एक आइडिया हो गया था कि ओवरऑल डांस और म्यूज़िक कौन से स्टेट का कैसा होता है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए वही किया था। और इकोनॉमिक सर्वे जो एनालिसिस बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स लाते हैं, तो क्योंकि आप पूरी तो नहीं पढ़ सकते हो, तो यही सब की पॉइंटर्स आप वहीं वीडियो से ही उठा लीजिए। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए, लाइक पूरा बुक्स से तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा और इंटरेस्ट भी लूज़ करने हाँ लग जी, जाते हैं। ओके, सो कितने घंटे आप डेली पढ़ते थे? अभी जैसे स्टार्टिंग होता है कि अगर टॉपर या ब्रिलियंट स्टूडेंट जो अल्ट्रा प्रो होते हैं वो अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं 1-2 घंटे पढ़ा दूंगी। हाँ, मैं भी 8 घंटे तो ज़रूर पढ़ती थी, पर उसमें 1-2 घंटा ज़्यादा कर देती थी। पर मेंस के टाइम दिन ज़्यादा मोटिवेशन आता था कि आज हाँ जी, मैं पीछे हो जाऊंगी टॉपर से, आज पढ़ना चाहिए। और कभी कभी तो आप पढ़ते ही नहीं हो, मतलब हाँ। 2-3 डेज तो ऐसा कभी कभी लगता है, इतना बॉक डाउन आपको लगता है बाय द प्रेशर की पढ़ाई ही नहीं होती है। पर जो थर्ड दिन आप पढ़ने बैठोगे तो वो सेम रेजुविनेशन, सेम एंथुसियाज्म के साथ बैठिए, मैं तो बोलूँगी। और जब आई थिंक एग्ज़ाम्स क्लोज आ जाते हैं तब दिमाग में खाली एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं, तो तब भी मैक्सिमम में 11 से 12 घंटे ही क्लॉक कर पाती थी, उससे ज़्यादा नहीं कर पाती थी। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि 2-3 दिन छूट जाता था तो उसी एंथुसियाज्म के साथ पढ़ने का ट्राई करते थे। ऐसे ही कभी कभी बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी कहीं घूमने चले गए या फिर घर चले गए या फिर जो भी है, तो इस बैकलॉग को कैसे कवर अप करते थे? कि टारगेट हमने बनाया होता है कि ये सिलेबस ख़त्म करना है, या फिर आपने जैसे थर्ड अटेम्प्ट में कोचिंग भी करी है तो वो सब चीज़ें छूट जाती है, तो फिर कैसे करते थे? फिर और घंटे बढ़ाते थे, 11-12 से जाके 15 तक पहुँचा दिए। यही मैंने एक्चुअली एक चीज़ किया था कि इतना सोचती नहीं थी मैं कि इतने पढ़ने हैं, इतना बैकलॉग हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि 2-3 दिन अगर आप घूम आए तो आपको मेंटली वो अच्छा लगेगा, तो ज़रूर घूम आइए, और उस टाइम पे सोचिए ही मत कि इतना सब कुछ पढ़ाई कैसे होगी। आप जब वापस आएंगे तो एक रूटीन बना लीजिए कि अगर वो बैकलॉग है तो उसको मैं शायद 30 मिनट ज़्यादा हर एक दिन पढ़ के शायद 1-2 वीक्स में कवर कर लूँगी। तो वैसे ही आप कर सकते हैं, पर ज़रूर लेजर और एंटरटेनमेंट तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। राइट। मैम, आपके जैसे रूम में हम देख रहे हैं तो आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स चिपका रखे हैं, तो ये क्या मतलब तरीका रहता था इनका, और किस तरीके से इनसे रिवीजन या पढ़ते भी थे आप? ये तो ज्योग्राफी के मैप्स ही है। हाँ। क्योंकि ज्योग्राफी में ऐसे होती नहीं थी, और इंडियन ज्योग्राफी में इतने सारे मुझे पता लग गया था कि प्रीलिम्स के लिए तो मैप्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए मैंने शायद सारे इम्पोर्टेंट जो भी माउंटेन्स है, रिवर्स है, उन्हीं को ये मैप्स में करके हर दिन देखती थी। तो बाय द टाइम एग्ज़ाम्स केम तो एक माइंड मैप बन गया था। ओके, सो मैम अभी फाइनली आपका लवासना का जो कि इनविटेशन जो आता है, मेल आता है, जो भी है, तो वो जब आपने देखा तो वो किस तरीके का फीलिंग था? और कहीं ना कहीं हरेसमेंट उसका इंतज़ार भी कर रहा होता है बहुत। मतलब वो देख के तो बिल्कुल तब भी सिंक इन हुआ कि हाँ अभी मैं जा रही हूँ, कि अभी क्लियर हो गया एग्ज़ाम, अभी मैं जा रही हूँ। तो वही वो जो एक्साइटमेंट भी होगा मैम कि बहुत और जल्दी पहुंच जाए तो ज़्यादा सही रहेगा लवासना में। ऐसा भी है, क्योंकि जब मैं एक्चुअली प्रिपेयर करती थी, क्योंकि मैं थोड़ा म्यूज़िक और डांस भी करती हूँ। ओके, ग्रेट। तो मैं हमेशा यूट्यूब वीडियोस उनका जब भी पॉपअप हो जाता था तो मुझे देख के बहुत मोटिवेशन मिलती थी कि कितने अच्छे से वो लोग कल्चरल इवेंट्स कर रहे हैं। और क्योंकि मैं भी बहुत कल्चरली रूटेड हूँ, तो मुझे भी थोड़ा हमेशा एक मैनिफेस्टेशन में करती थी कि वहाँ पे जाऊँगी तो ये करूँगी, वो करूँगी। तो वो सब सडनली थॉट्स मेरे दिमाग में आने लगे। फिर मैं फैमिली को बोली, फैमिली तो थोड़ा वो हो गई कि अभी आइए, अभी जाएगी, पर मुझे आई तो कांट बीट। ओके, कैडर वगैरह को लेकर आप मैम क्या सोचते हैं? मैंने तो उड़ीसा ही ऑप्ट किया है, क्योंकि वो मेरा होम स्टेट है। पर देखते हैं वो मिलता है या नहीं, पर इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट जो भी कार्डर मिलेगा, एट द एंड इन द एसेंस आई एम स्टिल अ सिविल सर्वेंट। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट के बतौर जो भी में से
एक्सपेक्टेशंस होगी वो मैं ज़रूर अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। राइट, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपको जो भी कैडर मिलेगा आप वहाँ सर्व करेंगे, जो भी आप सेम थिंग। बट मैम कहीं ना कहीं एक मैंने जो चीज़ देखी है, रिजल्ट आता है तो पहले तो स्टूडेंट सोचता है कि रिजल्ट में नाम आ जाए। जब रिजल्ट में नाम आ जाता है तो फिर वो रैंक के लिए सोचते हैं, रैंक में भी आ गया तो वो सोचते हैं कि कैडर में ले जाए, कैडर। तो ये चलती रहती है चीज़ें, कहीं ना कहीं स्ट्रगल अभी चलता रहेगा। लवासना में भी रहेगा कि हम ये कल्चरल इवेंट अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ या इस समय प्राइज़ मिल जाए और वहाँ पे भी हमारा रहे। हाँ, मतलब ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक्सपेक्टेशंस तो लोग हमेशा ही करते रहते हैं, कुछ ना कुछ वांट्स तो कभी ख़त्म नहीं होती है। पर वही है कि सेटिस्फाइड रहिए, जो भी जैसा है कंटेंट रहने की कोशिश कीजिए और हमेशा इतना खुद पे इतना प्रेशर मत लीजिए। ऑल्दो मैं भी काफ़ी प्रेशराइज हो जाती थी, पर वो तुरंत उससे निकलने की भी कोशिश करती थी कि जैसे मैंने आपको बोला कि हमेशा ये अपने आप को मत रिमाइंड कीजिए कि यूपीएससी ही है जो मैं जो मुझे अल्टीमेटली करना है। राइट। हाँ जी, हमेशा सोचिए कि अगर आप मोटिवेटेड है टू डू समथिंग फॉर द पीपल और उसी के लिए ही आप यूपीएससी करना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो वो मोटिवेशन तो आप कैसे भी कर सकते हो। आप बिल्कुल पॉलिसी मेकिंग में आप जा सकते हो, आप कोई एनजीओ में काम कर सकते हो, वो तो कैसे भी हो सकता है। तो वो मैंने भी सोचा था कि सिविल सर्विसेज अगर ना भी हो पाता है, मैं एकेडेमिया में जाके कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो मैम लास्ट में जो फ्यूचर एस्पिरेंट है, जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप गिव अप मत कीजिए। ये मैंने भी सोचा था आफ्टर सेकंड फेलियर कि मैं गिव अप कर दूँगी, अब मैं ये एग्ज़ाम ना कंटिन्यू करके बाहर ही चली जाऊँगी। प्लान बी आप ज़रूर सोचिए आफ्टर you have not been able to clear in the first 2 attempts। लेकिन अगर आप फिर भी बहुत पैशनेट है, जिस दिन आपको सबसे आप लोएस्ट पॉइंट्स पे होते हो, अगर उसी दिन आपने डिसाइड कर दिया कि यहाँ से उभरना है और वापस तैयारी शुरू करनी है, यू हैव वन हाफ द बैटल। आप उसी दिन अगर सोच लीजिए कि ये अगर सब कर पा रहे हैं तो मैं भी कर लूँगी, मुझे बस थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी और गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आप किसी से गाइडेंस लीजिए, पर अपना मोटिवेशन ज़रूर आप हार मत जाइए, आप वहीं से उठ के वहीं से फिर काम करना शुरू कीजिए, तो डेफिनेटली होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैम ने ओवरऑल जर्नी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।